हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं 2021, तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को जितनी बार हो सके एनालाइज करो, उसको देखो, क्योंकि वो एक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें हम आपको ऑलरेडी जो है रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्गूमेंट राइटिंग, तो रिपोर्ट और आर्गूमेंट का मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आर्गूमेंट राइटिंग में, चूँकि आर्गुमेंट राइटिंग शुरू से इस एग्ज़ाम का पार्ट नहीं था, लेकिन आपका एसे जो है इस एग्ज़ाम का शुरू से ही पार्ट रहा है, लेकिन हमने इसमें 10 इयर्स के क्वेश्चंस को इसमें आपको दिया है। इसका जो पीडीएफ है, वो मैं आपको टेलीग्राम में ग्रुप में भेज दूँगा, उसको आप देखना। इस सारे क्वेश्चंस को जितनी बार हो सके उसको देखो, उसको एनालाइज़ करो। ए लॉट ऑफ टाइम होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं सही से। ए लॉट ऑफ टाइम ऐसे जो पूछ रहा है, वो जब आप नहीं समझ पाते हो, तो मुश्किल होती है। ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को एनालाइज़ करो, इनमें से कुछ का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ वीडियो बना करके। जैसे 2017 जो है, उसका मैं पूरे जितने भी एसे पूछे गए थे, वो सबका एसे बना करके वो एसे वाले फ़ोल्डर में आप देखोगे, तो उसमें आपको मिल जाएगा मीन्स प्लेलिस्ट में। ठीक है? तो ये 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें से 4 देखो, क्वेश्चन थोड़ा बहुत जो कुछ है मैं इसमें प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। कंटेक्स्ट के अनुसार हम देखेंगे कि यस, कंटेक्स्ट के अनुसार जो है कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं कि रेगुलर पूछे जाते हैं। जैसे इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उभरते खतरे। देखो, इसमें एडवांटेज क्या होता है ना कि ये रेगुलर टॉपिक पूछा जाता है। जो टॉपिक रेगुलर पूछा जाता है, तो कुछ बेस होते हैं, कुछ बेसिक कंटेंट होते हैं, बेसिक स्टफ्स हैं, उसको आपको प्रिपेयर करके रखो। जैसे आपके वुमेन एम्पावरमेंट पे है, एजुकेशन पे है, एग्रीकल्चर पे है, ये कुछ जो है उसको आपको प्रॉपर तरीका से कंटेंट कुछ तैयार रेडीमेड रहना चाहिए और उसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कुछ कोटेशन है, कुछ डेटा है, ठीक है? तो सॉरी, भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उभरते खतरे यानी इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी में देखो रेगुलर कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं, चाहे वो आपके पुलवामा इंसिडेंट हो या फिर हाल में अभी जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन चल रहा था उस ड्यूरेशन में छत्तीसगढ़ में माओइस्ट अटैक हो, ठीक है? तो ये फिर उसके बाद महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पुरुष के वर्चस्व की अभिव्यक्ति है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। ये आप देखोगे ये प्रॉब्लम जो है ऑब्वियसली है, लॉन्ग टर्म से ये चलता आ रहा है। ये हमारे आशा नहीं है कि ये मॉडर्न प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम लंबे समय से चलता आ रहा है। लेकिन जो कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में हमने देखा कि वायलेंस जो है वो बढ़ा। इसका कारण क्या है कि जो ऐसे नॉर्मल टाइम में क्या है, मेल मेंबर एटलीस्ट डे टाइम में वो ऑफ़िस जाते हैं, सम टाइम अलग-अलग ड्यूटी जिनकी होती है। लेकिन इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, बहुत सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद थी, तो उसके कारण जो है अधिक से अधिक लोग घर में साथ रहने लगे, मीन्स अधिक से अधिक टाइम देने लगे, तो कहीं न कहीं वो वायलेंस आपका बढ़ा। नेक्स्ट, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में साख का संकट, तो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये आप रेगुलर रूप से देख रहे हो, जो एक है गोदी मीडिया और ये व्हाट्सोएवर टर्म, दोनों तरफ से इस ढंग से सिचुएशन चल रहा है। फिर उसके बाद ट्विटर, फेसबुक और सारी चीज़ें जो हैं, तो उसके संबंध में आपको ये जानना जो भी रेगुलर चर्चा में रहती है। जैसे नेक्स्ट है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यानी सिक्योरिंग इंडियाज़ इंटरनल बॉर्डर्स इज़ अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ये देखो, मेनली इंडिया और चाइना के बीच प्रॉब्लम के कारण ये टॉपिक जनरेट हुआ। अदरवाइज़ देखो, पाकिस्तान हमारा जो है पेरेनियल एनिमी जैसा बिहेव करता है, तो हमारे पास उससे निपटने के लिए हम सफिशिएंट हैं। इनफैक्ट हमारे पूर्व आर्मी चीफ जो कि अभी सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो बिपिन रावत ने कहा कि हम 2 एंड हाफ फ्रंट पे फाइट करने के में सक्षम हैं। 2 एंड हाफ फ्रंट इन द सेंस कि फर्स्ट फ्रंट चाइना, सेकंड फ्रंट पाकिस्तान एंड थर्ड हाफ जो फ्रंट है एक तरह से इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि माओइस्ट चैलेंज वगैरह जो भी हैं। तो कहीं न कहीं ये कहना बहुत आसान होता है, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आपका एक फ़ॉर्मिडेबल एनिमी होता है, तो फिर एक चैलेंज होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया सक्षम नहीं है डिफेंड करने में, यस सक्षम है, लेकिन एक चैलेंज है। और ये प्रॉब्लम क्यों अराइज़ हुआ? ये चाइना प्रॉब्लम के
कारण अराइज हुआ। नेक्स्ट आपका है प्रतिस्पर्धात्मक भारतीय समाज में शिशु पालन एक चुनौती है, यानी कि पेरेंटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी इज अ चैलेंज। तो कहीं न कहीं जो हम जिस एरा में जी रहे हैं, तो उसमें ए लॉट ऑफ थिंग्स हो गया है कि यस, जो हमारा बच्चा आगे निकले, सबसे आगे निकले, या फिर बहुत बार क्या होता है वर्क कल्चर जो हमारा ऐसा है कि मदर और फादर बहुत सारी सिचुएशन में दोनों वर्किंग होते हैं। तो जब दोनों वर्किंग होते हैं तो बच्चे को टाइम नहीं मिल पाता है। सम टाइम वन वर्किंग है, लेकिन उनका ऐसा टाइम है कि प्रॉपर तरीका से टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इस कॉम्पिटिटिव एज में ये एक चैलेंज है। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता एक मानवाधिकार है, यानी कि इंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज ए ह्यूमन राइट। सोशल जस्टिस आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ हमें देखो, इकोनॉमिक जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ। इकोनॉमिक जस्टिस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमिक जस्टिस के साथ साथ सोशल जस्टिस भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इकोनॉमिक जस्टिस कहने का मतलब ये है कि सबको एटलीस्ट बेसिक बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे अभी लॉकडाउन के केस में, सेकेंड लॉकडाउन जो भी अभी इस सेकेंड वेव में भी लॉकडाउन लगा, तो एटलीस्ट पुअर पीपल को हर स्टेट्स जो है कुछ ना कुछ प्रोविजन ये कर रहा है कि एटलीस्ट फ्री राशंस वगैरह। लेकिन उसके साथ साथ जो है सोशल जस्टिस भी जरूरी है कि समाज में एक बराबरी। 2019 में है, द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली। तो देखो, ये इन्वायरमेंट से संबंधित आप क्या है, ठीक है। तो केवल धरती केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं है, इन द सेंस है कि हम जो हैं ह्यूमन बीइंग सबसे अधिक इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, और अदर एनिमल बीइंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उसको सफर कर रहे हैं। जो भी जैसे टाइगर्स वगैरह हैं, और जंगल में बहुत सारे जीव जंतु हैं। इनफैक्ट देखो, जैसे वल्चर वल्चर जो अभी वल्चर काफी पॉलिटिकल सर्कल में यूज किया गया है ये टर्म, लेकिन वल्चर है जो लुप्त हो रहे हैं कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप में। एक तरह से वो प्रकृति नेचुरल स्कैवेंजर का काम करते थे। आज उनकी संख्या जो 99% खत्म हो गई। यस, उनके लिए हम प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट जटायु। लेकिन प्रॉब्लम है, और अन्य जगह में भी देखो, डॉल्फिन वगैरह है, इन सब की संख्या काफ़ी कम हो गई, और हमारे पास लायन जो है सिर्फ और सिर्फ गिरनार में प्रॉपर तरीका से बचे हैं। तो ये लॉट ऑफ थिंग्स है कि हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनका ही सिर्फ अधिकार नहीं, हमारे पास यदि हम अधिकार ले रहे हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अधिक होती है। और सिर्फ हम प्रकृति का दोहन नहीं करें, उनके देख रेख का भी हम ध्यान रखें। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप, देखो सोशल मीडिया पे आपका 2020 भी 2019 भी ये आया। तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है, हमारी बिहेवियर जो होती है सोसाइटी में, हम जो कुछ करते हैं, तो वो आपके सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आर देन रिटोरिकल प्रोमिसेस, यानी टिकाऊ कृषि जो है वो शब्दाडंबर पूर्ण बाधाओं की अपेक्षा इस समय की आवश्यकता है। यस, सस्टेनेबल फार्मिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी भी हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हमारे इंगेज हैं इसी में, एग्रीकल्चर में। लेकिन वो एग्रीकल्चर क्या है, टिकाऊ है? नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 50% के लिए मात्र 17% के करीब, 17-18% मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि रिलेटिवली जो है वो फार्मर जो हैं वो पुअर होते जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि सस्टेनेबल फार्मिंग हम करें। नेक्स्ट है, द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग। यस, देखो वो जो था 2020 में जो था कि चैलेंजिंग है ये हमारे इन फोर्सेस के लिए, बॉर्डर को सिक्योर करना एक चैलेंज है। लेकिन ये स्पेसिफिक जो है इंडियन आर्मी के लिए दिया हुआ है कि इंडियन आर्मी, रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग। अब देखो, सिर्फ आर्मी है तो वो बॉर्डर पे ही तैनात नहीं है, वो बॉर्डर पर के अलावे भी बहुत सारे काम करते हैं। एक तो उनका डिसिप्लिन डिसिप्लिन जो होता है वो उनके अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन दूसरे के लिए भी एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। फिर उसके बाद होता है कि जैसे कोई भी आपदा आई, त्रासदी आई, तो उसमें वो काफी योगदान देते हैं। हर वो चीज में जहां पॉसिबल हो वो वहां अपना कंट्रीब्यूशन ये देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ। यस, जो ऑनलाइन आज के डेट में गेम है उससे दिनचर्या वगैरह बहुत सारे खराब हुए हैं। और ये जो है बहुत बार जो देखो, जो किलर गेम, बहुत सारा ऑनलाइन किलर गेम वगैरह, जिसमें देखो बहुत सारे यूथ जो हैं अपनी जान भी दे दिए, तो उससे भी संबंधित है। और एक तरह से जो एक कहा जाता है ना कि 1990 और 2000 तक करीब देखो, तो पेरेंट्स जो होते थे बच्चों को घर से बाहर जाने के लिए रोकते थे। आज घर में ही बच्चा रहता है तो उसको फोर्स करते हैं कि एटलीस्ट जाओ कभी थोड़ा सा फील्ड बिल्ड में घूमो, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह भी करो, क्योंकि क्या है, गेम वगैरह में ही वो लगे हुए रहते हैं। नेक्स्ट, द कम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स।
जो हम देख रहे हैं किसी भी चीज़ का अनसर्टेनिटी, हर जगह अनसर्टेनिटी आपका ये चलता है, और दिस इज़ द ब्यूटी इन फैक्ट ये कह सकते हो, द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये इसकी ब्यूटी भी एक तरह से हम कह सकते हैं। जैसे अभी ही देखो वेस्ट बंगाल में जो कुछ हुआ, बीजेपी इस ढंग से पूरे के पूरे अपने जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर थे ऑलमोस्ट सबको लगाए हुए थे, इतने रिसोर्सेस वगैरह लगाए, स्टिल जो है ममता बनर्जी थंपिंग मेजॉरिटी से वो जीती। या फिर अ लॉट ऑफ टाइम जो है कि ऐसा लगता है कि ये होगा, लेकिन उससे कुछ अलग टाइप का हो जाता है। जैसे ये इनफैक्ट 2014 आप देखोगे तो मोदी को भी स्वयं पे इतना विश्वास नहीं था कि हम इतने अधिक सीट ले आएँगे अपने बूते पे। उन्होंने टारगेट किया था कि यस 200 प्लस सीट आ जाएगा, लेकिन 282 83 अपने आप पे आया था। फिर उसके बाद 2019 देखो तो उससे भी आंकड़ा ये पार कर गया। तो जो ये एक तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यदि आप पॉलिटिकल डिबेट में भाग लेते हो या पॉलिटिकल न्यूज़ को ट्रैक करते हो, तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होगा। 2018 का टॉपिक है सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बाइगोट्री कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल, यानी कि धार्मिक कट्टरता जन्य नागरिक अपराध संविधान के अंतर्गत दंडनीय है। ये मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक था जब तक आप इसको कंप्रीहेंड नहीं कर पाए। सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बाइगोट्री, यानी कि कोई भी सिविल रॉन्ग है, ठीक है ना, कि आप नागरिक अपराध कोई भी ये कर रहे हैं जो कि धर्म से संबंधित है। धर्म से संबंधित इन द सेंस है कि किसी के लाइफ आप इंटरफेयर कर रहे हैं, थोप रहे हैं ज़बरदस्ती कि यस दिस इज़ द राइट, तो वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल, यानी कि संविधान के अंतर्गत दंडनीय होना है, और वो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। दिस इज़ नॉट द थिंग्स कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ये कर सकते हैं, या हमारी राइट और आपकी राइट। एटलीस्ट जो रिलीजन है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह को भी देखो कुछ टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं जिसमें आप अच्छे तरह से कंप्रीहेंड नहीं कर पाते हो तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन एटलीस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे हैं, जो कुछ हैं उन उन प्रोविजंस को डालोगे, और उसके कुछ एक्सेप्शन हैं उसको भी आप डालोगे, फिर हमारे वर्तमान समय में क्या हो रहा है ये चीज़ को आपको डालना है। नेक्स्ट देखो फार्म वेबर इज पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक स्ट्रेटजी चेंज नीडेड। देखो 2019 में भी इस पर एक क्वेश्चन आया था कि जो सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ आर देन जस्ट रिटोरिक प्रोमिसेस। तो यही ये भी आपका एक ये इस सब पार्ट में ले लिया गया है। फार्म वेवर इज पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक स्ट्रेटजी चेंज नीडेड, ठीक है। तो इसमें कृषि संबंधी छूट जो है लोक लुभावन एवं अदूरदर्शी नीतिगत परिवर्तन आवश्यक है, ताकि जो है लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम अच्छे प्रॉफिट दिलवा सके, प्रॉफिट नहीं ज़्यादा दिलवा सके, तो कम से कम एक सस्टेनेबल लाइफ तो मिल सके उनको। फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग अ पैराडिग्म शिफ्ट, यानी कि जो एक तरह से जीडीपी टू जीएनएच, ठीक है, जीडीपी टू जीएनएच, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। जैसे हमारा भूटान का केस में है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा, जैसे एक आज के डेट में होता है ना कि जो प्रॉपर्टी संपत्ति जो बढ़ रही है वो अदानी और अंबानी की बढ़ रही है, तो यदि सिर्फ अदानी और अंबानी की बढ़ रही है, ऑब्वियसली आपको ये नहीं लिखना चाहिए एग्जामिनेशन में। सो एक कॉमन पार्लेंस में टॉक होता है, वो डिफरेंट चीज़ें होती है, वो कहीं ना कहीं अलग टाइप से मोटिवेटेड होती है, लेकिन आप जब एग्जाम में लिखते हो तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें होनी चाहिए जो कि प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सिर्फ हम नंबर ऑफ जो जीडीपी में, जैसे ये दिया गया था एक तरह से ना कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना देख रहे हैं, और वो जल्दी पूरा करने के लक्ष्य में थे 2024-25 तक। तो लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इनफैक्ट देखो हमारी अर्थव्यवस्था जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वो सिमट रही है, वो नेगेटिव ग्रोथ रेट में चल रही है। तो कहीं न कहीं 5 ट्रिलियन जो टारगेट है वो मुश्किल है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ टारगेट 5 मिलियन का हम पूरा कर दें, लेकिन जो रिच बिकम्स रिचर और पुअर बिकम्स पुअरर यदि हो जाएँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिर्फ़ जो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ग्रॉस नेशनल जो हैप्पीनेस है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो नंबर क्वांटिटेटिव टर्म में जो है, मात्रात्मक टर्म में जो है कि सिर्फ़ जीडीपी ग्रोथ हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसका फ़ायदा सोसाइटी को मिले। नेक्स्ट आपका है रिजर्वेशन सप्रेसेस सिविल डायनामिज़्म, जो आरक्षण है नागरिक गतिशीलता का दमन करता है। अब देखो ये टॉपिक जो लिखते हैं, तो इस टॉपिक में हमें काफ़ी सावधान रहना पड़ता है। अ लॉट ऑफ टाइम मेरे पास मैसेज बहुत बार ये आते रहते हैं।
तो मैं देखता हूँ अ लॉट ऑफ टाइम कि टोन आपका जो होता है कि यदि आप जनरल कैंडिडेट हो तो काफ़ी आप ऐसा नहीं है सबके साथ नहीं होता है, कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, तो वो आप इनफॉर्मल वे में मैसेज कर रहे हो दैट्स फाइन, वो चलता है। आप क्या सोच रख रहे हो। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में होते हो तो आपको काफ़ी इन टॉपिक्स में काफ़ी बैलेंस अप्रोच रखना पड़ता है। अदरवाइज़ जिस भी क्षण एग्जामिनर को यदि ये पता चला कि आप कहीं न कहीं जो है एक इंटरनल ग्रज रख रहे हैं या फिर कहीं न कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड टाइप का चीज़ को लिख रहे हो, तो इसमें आपको एक तरह से पेनलाइज़ किया जाता है। पेनलाइज़ इन द सेंस है कि ऐसा नहीं है नेगेटिव मार्किंग जनरली अनलेस अदरवाइज़ बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किए हो तो नेगेटिव मार्किंग नहीं देते हैं, लेकिन आपको बहुत कम मार्क्स देते हैं उस सिचुएशन में। नेक्स्ट है नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी। तो देखो बहुत बार कोई भी पार्टी जब सत्ता में होती है, तो वो चाहती है कि पार्लियामेंट प्रॉपर तरीका से चले, अधिक से अधिक वर्क संपन्न हो, अधिक से अधिक उनके बिल पास होकर के एक्ट बने। लेकिन जो अपोज़िशन में होते हैं, तो वो विरोध करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपोज़िशन हमेशा सिर्फ़ विरोध करने के लिए ही विरोध करते हैं। लॉट ऑफ टाइम हेल्दी डिबेट भी वो भी चाहते हैं। तो इस समय प्रॉब्लम क्या हो रहा है एक तो कि अपोज़िशन कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनफैक्ट प्रॉपर तरीका से देखें तो लीडर ऑफ अपोज़िशन बनने की भी क्षमता किसी में नहीं है इन द सेंस कि मिनिमम 10% सीट चाहिए और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जो कि लंबे समय तक भारत में सत्ता में रही है, इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम कह सकते हैं कि वो सत्ता में रही है। आज अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन भी संभव नहीं हो पा रहा। तो कहीं न कहीं जो हमारा पार्लियामेंट है प्रॉपर तरीका से फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में आपको इसमें भी ये डेटा आपको प्रेज़ेंट करना पड़ेगा एटलीस्ट। या तो आप ये कर सकते हो कि 16th लोकसभा के बारे में आप कुछ डेटा आपके पास यदि है या फिर लास्ट 1 ईयर के बारे में कह सकते हो, तो कुछ आपको डेटा उसमें प्रेज़ेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है प्रमोटिंग इनोवेटिव आउटलुक इन एजुकेशन। एजुकेशन देखो ये इम्पोर्टेंट है, आपका 2020 में भी इम्पोर्टेंट है, रिपोर्ट राइटिंग आपको पूछा गया था। फिर अभी 2021 में भी आपका ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जो एजुकेशन है कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग लॉन्ग वे हम लोग मूव कर चुके हैं, हम लोग बहुत सारे आगे निकल चुके हैं, लेकिन स्टिल जो है एक तरह से देखा जाए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन अभी भी रिलेटिवली बहुत कम है। हमारे पास अभी भी यूनिवर्सिटीज़ इतने नंबर में नहीं हैं। उसके बाद हमारे यूनिवर्सिटी अभी भी जो हैं टॉप में नहीं आते हैं। तो सिर्फ़ हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि टॉप में हम आएँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो यूथ हैं, उन्हें अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए। और उसके बाद कहीं न कहीं हमारे यहाँ जो है कुछ एक इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दिया जाए, तो जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, वो भी काफ़ी खराब परफ़ॉर्मेंस है। प्रॉपर ओरिजिनल जो है रिसर्च जो है हमारे यहाँ अभी बहुत कम पब्लिश होते हैं। नेक्स्ट 2017 देखो 2017 का है, हम ऑलरेडी इसको प्रॉपर डिटेल डिस्कस कर चुके हैं और 2017 का हम पूरा सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो वो आप प्लेलिस्ट में जाओगे एसे वाले में, उसमें ये सारे टॉपिक्स के रिटन मिल जाएँगे वो वीडियो के फॉर्म में। द नीड ऑफ फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया, cashless transaction, a scope and future prospect in India, India versus China in the context of emerging economy in South Asia, the things that count as being civilized, cleaning and connecting the rivers in India, the recent achievements of India's nuclear scientist. ठीक है। नेक्स्ट 2016 नेपाल से स्वस्थ रिश्ते कायम रखने की ज़िम्मेदारी भारत पर है। एक तरह से आज की डेट में भी ये टॉपिक रिलेवेंट है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया और नेपाल को एक तरह से मैंने ये टॉपिक पे भी दिया भी था। इसका मैं एक जो है इस पर जो है रिसेंट टॉपिक तो उस पर लिखा हुआ मैं एक स्टूडेंट का जो रिटेन 2020 में सेलेक्ट रिटेन में क्वालीफाई हैं, उनका उन्होंने 2020 का 21 का टेस्ट लिखा था, तो उसका मैं आपको प्रेज़ेंट कर दूँगा, ठीक है? तो द ओनर्स ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशन विद नेपाल इज़ ऑन इंडिया। नेपाल से स्वस्थ रिश्ते कायम रखने की ज़िम्मेदारी भारत पर है और कहीं न कहीं ये टॉपिक आज भी रिलेवेंट है और इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है फार्मर सुसाइड इन इंडिया अ साइन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर। अभी ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट अभी मीन्स चर्चा में इस ड्यूरेशन में इतना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो ये डेथ वाला है तो ऑलरेडी कोविड-19 से बहुत ज़्यादा डेथ हो रहा है, तो डेथ वगैरह और इस टाइप की चीज़ें आएँगी, तो अभी किसान वाला, आत्महत्या वाला ये इम्पोर्टेंट इस समय नहीं है। नेक्स्ट इंडिया नीड्स टू रीडिफाइन द रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ये देखो अभी फर्स्ट टाइम देखोगे रिसेंटली क्या हुआ कि जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो आपके साइक्लोन यास आया,
तो उसमें वो वेस्ट बंगाल गए और वेस्ट बंगाल की जो सीएम हैं ममता बनर्जी, वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से जो मीटिंग है स्किप किया, तो कहीं काफ़ी कंट्रोवर्सी इसमें हुई और अ लॉट ऑफ ट्वीट एंड ऑल हुए। तो रिसेंट में देखोगे कि इधर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, जो 2 लीडर इस समय हैं एटलीस्ट, कि प्राइम मिनिस्टर को एटलीस्ट जो है एक बिफिटिंग रिप्लाई देते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ पर जितने भी हो सकते हैं अपने अधिकार का मैक्सिमम यूज़ करते हैं। तो ये जो आप वर्तमान समय चल रहा, एटलीस्ट आप देखोगे कि जो डेमोक्रेसी है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट्री फॉर्म हो या फिर स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर हो, ठीक है? तो दोनों पार्लियामेंट्री फॉर्म ही है, लेकिन क्या टारगेट होता है कि हम पब्लिक को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें। जो स्टेट के जुरिस्डिक्शन में है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, जो सेंटर के जुरिस्डिक्शन में है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। एट द एंड ऑफ द डे ग्रास रूट लेवल पे कौन वर्क करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो कहीं न कहीं दोनों को कोऑर्डिनेशन में ये चलनी चाहिए मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट, इज़ डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट? नो। लॉन्ग टर्म में आप ये जो है डिजास्टर प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, डिजास्टर क्रिएट कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो पर्यावरण है, इनफैक्ट जो है डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट जो है, वो दोनों के साथ-साथ में चलने चाहिए। यस, डेवलपमेंट के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट इज़ मस्ट, बट एट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, वी हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट आल्सो। रिवैम्पिंग आवर बैंकिंग सिस्टम इज़ द नीड ऑफ द आवर। देखो बैंकिंग सिस्टम आज भी चर्चा में है, खास करके कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह इधर देखोगे या फिर येस बैंक जो है, एक बड़ा बैंक येस बैंक, फिर इधर कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह में बहुत सारे में हमने प्रॉब्लम देखा। तो बैंक वाला भी अभी जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर। नेक्स्ट आपका है अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया इज नथिंग बट ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन। जो एक तरह से ये उस समय है स्मार्ट सिटी जो है था, स्मार्ट सिटी कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी को जो हमने प्रोजेक्ट चलाया वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाया। मोदी गवर्नमेंट के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये आइडिया तो इनोवेटिव लाते हैं, लेकिन उस पर कोई वर्क ग्राउंड लेवल पे नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल लो स्मार्ट सिटी को इतने हाइप क्रिएट किए गए, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल पे कोई रियलिटी नहीं। संसद आदर्श ग्राम योजना, हर सांसद जो हैं एडॉप्ट करेंगे विलेज, एडॉप्ट तो कर लिए उस चीज़ को, आज उस पर कोई चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। लॉट ऑफ थिंग्स है जो आप शुरू करते हो, स्वच्छ भारत मिशन, यस, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन शुरुआत करने के बाद आज की डेट में फिर वही गंदगी का माहौल मैं देख रहा हूँ, एटलीस्ट मैं बहुत जगह जो भी है देख रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन जो करता हूँ, कहीं आते-जाते या गाँव वगैरह में स्थिति बहुत बुरी है। तो शुरू तो किया जाता है लेकिन उस पर प्रॉपर तरीका से नहीं किया जाता है। तो सेम सिचुएशन है शहरीकरण में भी, हम पश्चिमीकरण के अंध पश्चिमीकरण के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। 2015 जो है सरदार पटेल्स रोल इन द इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट एंड आफ्टरवर्ड्स। तो ये देखो जो आपका था स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसके कारण, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ए मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये आप एक तरह से जनधन आधार मोबाइल जैम ट्रिनिटी, ठीक है। रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन पॉलिटी, ये एक देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट पेपर वन में भी मोर और लेस आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो एटलीस्ट गवर्नर के बारे में तो आपको जानना चाहिए, ये इंटरव्यू वगैरह में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपका डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। डिजास्टर मैनेजमेंट ऑलवेज इंपॉर्टेंट ये होता है। नेट न्यूट्रलिटी इज मस्ट फॉर डिजिटल इंडिया। तो आज की डेट में ये डिबेट में नहीं है। साइनो पाक अलायंस एंड इंडिया सिक्योरिटी, यस, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इंपॉर्टेंट है इंडिया चाइना या फिर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के संबंध में। नेक्स्ट 2014 रोल ऑफ फिल्म्स इन प्रमोशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। स्वाधीनता संग्राम के प्रोत्साहन में फिल्मों की भूमिका, जो कहते हैं ना एक तरह से जो मूवी है, मूवी क्या है, जो समाज का दर्पण ही है, सोसाइटी को आईना दिखाने वाला है। जो कुछ मूवी में आप देख रहे हो, चाहे आप पैडमैन देखो या फिर और अन्य टॉपिक जितने भी देखोगे, तो वो क्या है, सोसाइटी के इमेज को दर्शाता है। हम मूवीज वगैरह भी देखते हैं, तो बहुत सारे जो उस टाइम के, तो अब इसमें आपको हिस्ट्री को जानना पड़ेगा, इसमें वर्तमान कंटेक्स्ट नहीं। यही देखो, आज अब ये करोगे रोल ऑफ मूवी इन सोसाइटी नहीं लिखना है, जो अर्ली टाइम में हुआ मूवीज, जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन उस ड्यूरेशन में आपको करना है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया।
तो देखो, जो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, कुछ एरिया में अधिक सूखे पड़ रहे हैं, तो कुछ एरिया फ्लड से प्रभावित हो रहे हैं। ये सिर्फ इंडिया के केस में पूछ रहा है इसमें, लेकिन हमें वर्ल्ड लेवल पे डिटेल में नहीं जाना है। अधिकतर से अधिकतर जो है हमें इंडिया के ऊपर फोकस करना है। ठीक है। नेक्स्ट, मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आर द की टू रिड्यूसिंग फ्यूल एक्सपेंडिचर। यस, इनफैक्ट अभी देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 100+ आपका जो है पेट्रोल पहुंच गया बहुत जगह, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपका है इंश्योरिंग गुड हाइजीन विल गिव द नेशन बेटर पे ऑफ देन फूड सब्सिडी। तो ये जो आपका राष्ट्रीय ये आपका जो सफाई मिशन चल रहा था, ठीक है ना? तो उसके संबंध में है कि यस, हाइजीन आपको मेंटेन करना है। क्लीन इंडिया आपका कैंपेन जो है उसके संबंध में है कि जो कहीं न कहीं पर्सनल हाइजीन, और ख़ास करके इस समय जो है, जब कोविड-19 पैंडेमिक देख रहे हैं, तो इसमें आपका सोशल डिस्टेंसिंग, आपकी स्वास्थ्य सेवाएँ, ये सब सारी मिली हुई हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म अ चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी। यस, ये टॉपिक भी हमेशा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चाइल्ड लेबर एन एक्सेप्टेड इंडेमिक रियलिटी इन इंडिया। और ये देखो डिबेट अभी इस वजह से चल रहा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए कोविड-19 पैंडेमिक में। किसी के माता का डेथ हो गया, किसी के पिता का डेथ हो गया, किसी का दोनों का डेथ हो गया। तो जब प्रॉब्लम अराइज होता है कि किसी छोटा बच्चा को, अब उसमें से देखो जो वेल टू डू फैमिली में है, तो उनके लिए तो चलो मोर और लेस देखो ये एक ऐसा लॉस है जिसे रिकवर नहीं किया जा सकता, बट एनीवे जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके साथ जो है बहुत मुश्किल होता है। और जो मीडियम फैमिली वाले भी हैं, मिडिल फैमिली वाले भी हैं, उनमें भी बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये चाइल्ड लेबर को की तरफ बहुत बच्चे को धकेल देता है। नेक्स्ट आपका 2013, नेक्सस बिटवीन हेल्थ प्रैक्टिशनर एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज अ कंसर्न। जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले चिकित्सकों एवं दवा निर्माताओं के बीच साठगांठ एक चिंता का विषय। अभी स्वास्थ्य संबंधित जो भी टॉपिक हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस समय चल रहे हैं। और अभी हमने देखा कि बहुत सारी जो ऑक्सीजन है, या रेम्स डेजिविर है, या और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ब्लैक फंगस वगैरह जो भी हैं, तो इस संबंधित दवाइयाँ हम देखें काफ़ी महँगी मिल रही है, बहुत जगह नहीं मिल रही है, या इनफैक्ट बहुत जगह देखोगे कि दवाई, नकली दवाई वगैरह भी ये आ रहा है। तो ये जो है इश्यू है, और इससे क्या है, हमारे यहाँ अभी क्या है, हेल्थ में मैक्सिमम जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है। यानी सरकार ऑब्वियसली है कि बहुत सारे हॉस्पिटल खोले हुए हैं, बहुत सारे अस्पताल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि मैक्सिमम जो है एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पॉकेट होता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है कि उन्हें दवाई जो है उचित मूल्य पे मिले, सही मिले, और जहाँ तक पॉसिबल हो गवर्नमेंट से मिले, खास करके पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। यस, ये हमेशा विवाद में चलता है। ये एक तरह से संविधान में भी आपके लिए इसके लिए अलग से व्यवस्था किया गया है, और ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता ही है। रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जो भी हमारे सोशल रिफॉर्मर्स है, चाहे वो स्वामी दयानंद सरस्वती हों, या चाहे राजा राम मोहन राय हों, या फिर आप जो भी देख लो, अ, ये ज्योतिराव गोविंद राव फूले हो, या फिर आप लोकमान्य तिलक देख लो, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन में, तो आप 3-4 3 टू 4 पीपल को लो, और उसके बाद ये कोशिश करो कि डाइवर्स के हों, कुछ जैसे बंगाल के हों, कुछ महाराष्ट्र, बंगाल और महाराष्ट्र देखोगे, ये जो दोनों हैं यानी बॉम्बे तब का, तो ये दोनों काफ़ी सोशल रिफॉर्म आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तो आप कोशिश करो उधर से, और एक बीच से भी इधर बिहार या यूपी ये सब से भी लेकर के कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग वैल्यू ऑफ रूपी ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो उस समय जो था देखो आज भी रूपी जो है ग्रेजुअली कहीं न कहीं हम जैसे-जैसे भी टाइम पासेस है, धीरे-धीरे हमारी रूपी वीक होती जाएगी। ये है। क्योंकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रिलेटिवली ज़्यादा है, और बहुत सारे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएँगे। लेकिन अभी हमारे पास जो है ये इश्यू नहीं है, लेकिन उस समय देखो रघुराम राजन ने उस टाइम आपका जो आरबीआई गवर्नर का पद सँभाला था, तो उस समय काफ़ी गिर रहा था। डी सुब्बा राव जो थे 2008 से 2013 तक, 2008 से 2013 तक डी सुब्बा राव आरबीआई के गवर्नर थे। 4 सितंबर 2013 को रघुराम राजन जी ने आरबीआई के गवर्नर का पद संभाला, और उनसे ये काफ़ी एक्सपेक्टेशन था कि यस वो रूपी का समस्या का समाधान करेंगे, और उन्होंने काफ़ी हद तक किया भी था। नेक्स्ट, चाइनाज़ पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव डोमिनेंस इन साउथ ईस्ट एशिया। ये टॉपिक इस बार काफ़ी
रिलेवेंट है, ठीक है? तो इसको आपको प्रोपर करना है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया के केस में ही नहीं है, मीन्स साउथ ईस्ट एशिया स्पेशल नहीं हो सकता, इट्स नेबरहुड हो सकता है, ठीक है ना? इट्स नेबरहुड करके, तो वो सिर्फ़ इंडिया ही नहीं परेशान है इससे, ताइवान से लेकर के और जो ये आपका कोरिया के तरफ, जापान के तरफ, इंडोनेशिया के तरफ, फिलीपींस के तरफ, सब तरफ ये पुश कर रहा है। इफ़ेक्ट ऑफ मीडिया पब्लिसिटी ऑन टेररिज्म, मीडिया प्रचार का आतंकवाद पर प्रभाव, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं जो है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। 2012 में देखोगे कि एक ही एसे लिखने के लिए आता था, 4 आपके 4 के जगह जो है 1 लिखना था 800 वर्ड्स में। इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टी एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, फॉर्चुनेटली मैंने इसी टॉपिक पे लिखा था, ठीक है? प्रादेशिक पार्टियों का आविर्भाव और इसके भारत की परिसंघीय संरचना पर प्रभाव। तो कहीं न कहीं रीजनल पार्टी आज की डेट में जैसे ममता बनर्जी है या आम आदमी पार्टी है या फिर आपके तमिलनाडु में है, फिर आपके आंध्र प्रदेश में है, आपके तेलंगाना में है, बिहार में है, यूपी में है। यूपी में हमेशा ये रहे हैं, ठीक है? और बिहार में लंबे समय से, यानी कि देखो, एक शुरू में हम देखें तो हर जगह ऑलमोस्ट कांग्रेस थी, लेकिन ग्रेजुअली देखो धीरे-धीरे करके बहुत सारे क्षेत्रों में आपके रीजनल पार्टीज़ हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, इंडियाज़ क्रिटिकल नीड। यस, इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, लेकिन ये टॉपिक इस समय इम्पोर्टेंट नहीं है। माइग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज टू इंडिया एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ठीक है? तो ये भी अभी इस समय फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं है। जब रोहिंग्या वाला माइग्रेशन इशू 1-2 साल, सॉरी 1-2 साल पहले था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कोपिंग विद चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। देखो, इंटरनल सिक्योरिटी तो ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट है ही है। नेक्स्ट 2011, आपके डू द मॉडर्न मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट पोज अ थ्रेट टू आवर कल्चर एंड सोसाइटी? यस, और यस कर सकते हो, लेकिन थ्रेट के साथ साथ कहीं ना कहीं ये बेनिफिट भी करवाता है। लॉट ऑफ थिंग्स है हम शेयर करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये थ्रेट ही नहीं है, इनफैक्ट पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव इन द सेंस है कि आज के डेट में हम इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन के मीडियम से जो है बहुत सारे ट्राइबल कल्चर्स, डिफरेंट पार्ट के वो कल्चर जो हम अनअवेयर थे, उसके बारे में भी अवेयरनेस हो रहा है। जस्ट एग्जांपल लो कि आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानना चाहते हो, चाहे वो मणिपुर डांस के बारे में जानना चाहते हो, और या फिर नागालैंड के बारे में जानना चाहते हो, सिक्किम के बारे में जानना चाहते हो, तो आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आप किसी बुक खोजने जाना पड़ेगा मार्केट में उसके लिए, या फिर आप वहाँ जाओगे या फिर वहाँ किसी आदमी को जानते हो तब। आज की डेट में आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हो, शेयर कर सकते हो, अच्छी चीज़ें लगती है तो उसके बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं। बहुत सारे ट्राइबल फेस्टिवल जो को ऑर्गेनाइज किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, सो दैट एक अवेयरनेस हो। तो ये नेगेटिव है भी और नहीं भी है, यानी कि उसके लिए थ्रेट तो पोज़ कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वो एक बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रहा है, तो बैलेंस में ये रखना है। कैन लॉ अलोन फाइट करप्शन? इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि सिर्फ लॉ स्ट्रांग होने से ही करप्शन बंद नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमें बिहेवियरल चेंज भी लाना पड़ेगा, और लॉ जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं, उनको भी इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात है कि जनता का बिहेवियर में जो चेंज है वो एक इम्पॉर्टेंट है। विमेन एम्पावरमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट, यस, ऑलवेज इंपॉर्टेंट विमेन इशू। सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स फॉर इंडिया इन द इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो उभरते भू राजनीतिक पर्यावरण में भारत के सुरक्षा आदेशक। तो हम इंडिया जो है एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। कहीं न कहीं कोविड-19 पैंडेमिक और सेकंड वेव ने ख़ास करके जो हमारे विश्व गुरु बनने के जो लक्ष्य थे, काफ़ी धक्का लगा है उससे। बट स्टिल इंडिया हैज़ एस्पायरेशन, इंडिया वांट्स टू बी पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एज़ अ परमानेंट मेंबर, और बहुत सारे इसके हैं एम्बिशंस हैं। लेकिन जो चेंजिंग ग्लोबल है, ऑर्डर है, उसमें कहीं न कहीं भारत जो है, वो एक बड़ी भूमिका अदा करना चाहता है, बट हमारे पास समस्याएँ कम नहीं हैं। एनीवे, आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, रिकॉग्नाइज़ करता है इंडिया को। भले वो अपने बेनिफिट के लिए ये करता है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ हद तक जो है इंडिया का भी उसमें बेनिफिट है, और तभी इंडिया आ रहा ही है। उस ये जैसे क्वाड अभी बना, और बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट चल रहे हैं, ठीक है? तो ये जो आपका 2011 तक का मैंने आपको दिखाया, इसका जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इवनिंग में किसी भी टाइम मैं डाल दूँगा, उसको देखें, सारे को समझें,
क्योंकि कहीं न कहीं जो होता है कि आपको जितने टॉपिक्स हैं, उनको एनालिसिस करना, उनको देखना, उनको समझना, ये बहुत ज़रूरी होती है। जितना आप देखोगे, समझोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, तो वो आपको टॉपिक एक्चुअल में कम्प्रीहेंड करने में मदद करेगा, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चन्स क्यूरी है, तो आप हमें बताना। जिन्हें भी टेस्ट वगैरह लिखना है, तो आप या केन स्टडीज़ पे जाकर के टेस्ट लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।